हेलो बच्चों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था मोल कंसेप्ट, और मोल कंसेप्ट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी कराए थे। और उन न्यूमेरिकल्स के बीच में मैंने आपको एक एक्सरसाइज भी दी थी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जिससे आप उनको प्रैक्टिस कर सकें और आपके कुछ कंसेप्ट्स क्लियर हो सकें या आप कुछ कंसेप्ट्स को अप्लाई कर सकें। तो उनमें कुछ जनरली 5 क्वेश्चंस थे। देखिए, उनमें से फर्स्ट क्वेश्चन ये था। और अगर आपको 5 क्वेश्चंस देखने हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है मैंने प्रीवियस वीडियो का, आप वो देख सकते हैं, वरना आप अभी स्क्रीन पर वो क्वेश्चंस देख सकते हैं। ये रहे वो क्वेश्चंस, देख लीजिए आप स्क्रीन पर एक बार। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चंस को। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन, आपने रीड कर लिया होगा वैसे फर्स्ट क्वेश्चन, नहीं तो चलिए मैं रीड कर देता हूँ। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट मास। बोल रहा है कि किसका मास हाईएस्ट है। मास को जनरली हम निकालते हैं किस में, ग्राम में या केजी में। तो यहाँ पर देखिए आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, तो अब आपको इन्हीं 4 ऑप्शंस में से बताना है कि किसका हाईएस्ट मास है। ठीक है, ऑब्वियस है क्वेश्चन। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में 20 ग्राम फॉस्फोरस कह रहा है। यहाँ तो ऑलरेडी मास को ग्राम में दिया है, तो इस ऑप्शन को छेड़ने की ज़रूरत नहीं। सेकंड ऑप्शन वो कह रहा है 5 मोल ऑफ वाटर। ओके, मोल तो क्या है, एक नंबर है। अब वो नंबर किसके साथ लगा है, वाटर के साथ। तो यहाँ पे जो मास आएगा वो वाटर के अकॉर्डिंग आएगा। तो देख लेते हैं इसका मास कितना आएगा। 5 मोल ऑफ वाटर। तो आप लोगों को वाटर का मोलिकुलर फॉर्मूला पता है H2O। अगर इसका मोलिकुलर मास निकालें तो 2 + 16 18U। और अगर इसका मोलर मास निकालें, मोलर मास भी मैंने आपको पढ़ाया है, 1 मोल का मास, यानी अगर मैं 1 मोल H2O मोलिक्यूल लूँ तो उसका क्या मास आएगा। तो उसका मास क्या आ जाएगा, इस U को हटा के अगर मैं ग्राम कर दूँ 18 ग्राम पर मोल। ये क्या आ जाएगा, H2O का मोलर मास। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे वो कह रहा है कि हमें 5 मोल वाटर का वेट बताइए। आप 5 मोल वाटर का मास बताइए, तभी हम बता पाएंगे कि इनमें से हाईएस्ट ग्राम या हाईएस्ट मास किसका है। तो ठीक है, 1 मोल वाटर का वेट कितना है, 18 ग्राम। 5 मोल वाटर का वेट कितना आएगा, 5 × 18। जल्दी से बोलिए आंसर, जल्दी बोलिए, टेबल याद है आपको, 90 ग्राम। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जो हमने 5 मोल ऑफ वाटर है उसका वेट कितना है, 90 ग्राम। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये 5 मोल ऑफ वाटर जो है वो 90 ग्राम के बराबर है। ठीक है दोस्तों, ये मैंने यहाँ पे भी कैलकुलेट करा है। ठीक है, तो अब मुझे ये पता चल गया। तो 20 ग्राम और 90 ग्राम, सीधी सी बात है, 90 ग्राम ज़्यादा है। यहाँ तो ये पता चल गया, तो यानी फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं होगा, ये तो हमें समझ में आ गया। अब देखना है कि इन दोनों में से कोई और ऑप्शंस हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। तो इनमें भी देखिए क्या है, यहाँ पर एटम्स दिए हैं हाइड्रोजन के, यहाँ पे इक्विवेलेंट दिए हैं। तो हमें यहाँ पर भी इनका क्या निकालना है, मास निकालना है, वो भी किस में, ग्राम में। जैसे ही हम मास ग्राम में निकाल लेंगे तो चलिए देखते हैं। ये 2 इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 कह रहा है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, आपने जैसे मोलर मास पढ़ा है वैसे इक्विवेलेंट वेट भी एक चीज़ होती है। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है दोस्तों, इक्विवेलेंट वेट में जनरली मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर। ये होता है। इसका मीनिंग मैं आपको और अच्छे से क्लियर करूंगा, बट अभी के लिए आप इस फॉर्मूले को देख सकते हैं, यूज़ कर लीजिए, आपको ये सॉल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो n फैक्टर है, ये जो है बहुत कुछ हो सकता है। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में चार्ज ऑफ कैटायन के बराबर है, या ये कह दीजिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र ड्यूरिंग रिएक्शंस। ये भी एक इसका फॉर्मूला है।
यहाँ पर एन फैक्टर क्या है, चार्ज ऑफ कैटायन। तो अगर आप Na2CO3 को देखेंगे और अगर आप इसको स्प्लिट करके देखेंगे तो Na, 2 Na पॉजिटिव चार्ज यानी 2 कैटायन पॉजिटिव चार्ज प्लस CO3 2 माइनस। ठीक दोस्तों, इसीलिए यहाँ पे अगर देखें तो चार्ज कितना है, 2 है, तो यहाँ पे एन फैक्टर कितना हो गया, 2 हो गया। तो अब इक्विवेलेंट वेट अगर हम निकालें तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलेगा, पहले मोलर मास सोडियम कार्बोनेट का निकाल लीजिए आप। तो Na कितना होता है जल्दी बताइए, 2 इंटू 23। Na का मास कितना होता है 23। कार्बोनेट बताइए, C आपका हो गया 12, ऑक्सीजन 3 है तो 48 अपॉन 2। ये आपको क्या निकल रहा है, इक्विवेलेंट वेट। तो ये हो गया 46 और ये हो गया आपका 60 और ये हो गया 106/2 डिवाइड किया तो 53 ग्राम। 1 इक्विवेलेंट वेट आपका 53 ग्राम है। देखिए ध्यान से सुनिए, 1 इक्विवेलेंट वेट किसका, Na2CO3 का कितना है, 53 ग्राम है। तो 2 होगा तो कितना होगा बताइए, ट्वाइस हो जाएगा इसका, यानी 106 ग्राम। ये रहा। तो इसका मतलब जो 2 इक्विवेलेंट Na2CO3 कह रहा है ये कितना है, 106 ग्राम है दोस्तों। ये हो गया। तो अब यहाँ से एक बात और समझ में आएगी, फर्स्ट ऑप्शन भी नहीं हो सकता, सेकंड ऑप्शन भी नहीं हो सकता, क्योंकि थर्ड ऑप्शन इन दोनों ऑप्शन से ज़्यादा है मास में। इसीलिए अब बचा बस एक ऑप्शन चेक करने को, अगर ये ऑप्शन भी उससे छोटा है या बड़ा है तो अपना आंसर डिसाइड हो जाएगा, मतलब आंसर सी या डी में से है। ये बात हमें समझ में आ गई। तो चलिए अब डी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये कह रहा है 12 इंटू 10⁻24 एटम्स हैं किसके, हाइड्रोजन के। ये कह रहा है दोस्तों, क्या कह रहा है, 12 इंटू 10⁻24 एटम्स हैं हाइड्रोजन के। तो अब आप मेरे को एक बात बताइए कि अगर हाइड्रोजन तो कभी एक सिंगल एटम की फॉर्म में रहेगा, नहीं तो H2 की फॉर्म में रहेगा। ठीक दोस्तों, तो H2 का मोलर मास क्या आएगा, 2 ग्राम पर मोल। इसका मतलब है कि 1 मोल H2 का जो मास आएगा वो कितना आएगा, 2 ग्राम आएगा। ठीक है दोस्तों, और 1 मोल H2 का मतलब क्या है, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। क्योंकि ये मॉलिक्यूल है दोस्तों, तो इसका वेट भी क्या आएगा, 2 ग्राम आएगा। कुछ नहीं, 1 मोल नंबर है, मैंने लिख दिया ये नंबर, और वो ये क्या है, मॉलिक्यूल है, तो यहाँ मैंने लिख दिया मॉलिक्यूल। अब एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने हाइड्रोजन हैं, एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने हाइड्रोजन एटम है, 2। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ और लिख सकता हूँ, आप देखिए ध्यान से, 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो इनका भी मास क्या आएगा, 2 ग्राम आएगा। तो आप खुद सोचिए, जब ये अप्रोक्सीमेटली क्या है, 12 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, इनका मास क्या आया है, 2 ग्राम आया है। अब वो क्या कह रहा है, 12 इंटू 10⁻24 मतलब एक पावर 10 की एक्स्ट्रा है। तो अगर आप देखिए यूनिटरी मेथड अगर आपको याद है, यहाँ 10 की मल्टीप्लिकेशन कर दे, यहाँ 10 की मल्टीप्लिकेशन कर दे, तो एग्जैक्ट यहाँ पे वो अमाउंट आ जाएगी जो ये पूछ रहा है। तो देखिए इंटू 10 कर दिया मैंने, इंटू 10 कर दिया, तो इसका मास कितना हो गया, 20 ग्राम। तो यानी ये जो ऑप्शन है इसका जो मास आया है वो अप्रोक्सीमेट कितना आया है, 20 ग्राम। अब आप खुद सोच लीजिए, आपको फर्स्ट ऑप्शन 20 ग्राम है, सेकंड ऑप्शन 90 ग्राम के आसपास वेट है, थर्ड ऑप्शन 106, फोर्थ ऑप्शन आपका 20 ग्राम। तो हाईएस्ट मास किसका है, 106 ग्राम। यानी जो आपका करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, 2 इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि कैसे ये आंसर है। हमें कुछ नहीं करना था, हमें जो भी डेटा दिए हुए थे, देखिए हमें जो भी डेटा दिए थे हमें सिर्फ उनको मास में कन्वर्ट करना था। देखिए बहुत आसान था, आप लोग फालतू में चिंता कर रहे, सिर्फ मास में कन्वर्ट करना था। कभी मोल दिया है तो कभी एटम दिया है, कभी इक्विवेलेंट वेट दिया है, बस इन्हीं सब के आसपास कहानी घूमती रहेगी।
तो ये रहा बच्चों दूसरा क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं किसके, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का पहले फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड होता है आपका CO2 और इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल। देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं बोला, टोटल बोला है। तो टोटल देखिए कैसे निकलेगा, एक कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, 2 ऑक्सीजन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, तो अगर ऐड करें तो 22 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक है, हो गया। ये तो वन मॉलिक्यूल की बात हो गई। बट हमसे पूछ रहा है कि हमें बताने हैं आपको 0.22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो सबसे पहले मुझे 0.22 ग्राम के अंदर ये निकालना पड़ेगा कि कितने मॉलिक्यूल्स हैं। अगर मेरे को मॉलिक्यूल्स पता चल गए तो मुझे टोटल इलेक्ट्रॉन्स भी पता चल जाएंगे। क्यों? क्योंकि मुझे एक मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन तो पता है 22। तो देखिए अब यहाँ पे आपका मोल कंसेप्ट स्टार्ट होता है। देखिए कैसे, सबसे पहले आप CO2 का मोलर मास निकाल लीजिए। देखिए मैं यहाँ निकाल के दिखा देता हूँ CO2 का मोलर मास। कार्बन आपका 12 प्लस ऑक्सीजन 2 है तो 16 × 2 32 और ये 12 44 ग्राम पर मोल। ये आ गया उसका मोलर मास। तो मोलर मास का मतलब क्या है, मोलर मास का मतलब देखिए क्या है कि वो ये कह रहा है 44 ग्राम CO2 का मतलब 1 मोल। 1 मोल, देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, 1 मोल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स। तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1 मोल क्या नंबर था 6.022 × 10⁻23 ये नंबर था। अब ये CO2 क्या था, मॉलिक्यूल्स था। तो इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, इतने मॉलिक्यूल्स हैं। तो देखिए 44 ग्राम CO2 के अंदर इतने मॉलिक्यूल्स हैं, किसके, CO2 के। अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा किसके मॉलिक्यूल्स, यहाँ CO2 है तो CO2 मॉलिक्यूल्स की बात चल रही है। ठीक, अब मुझे बस ये बता दीजिए 0.22 ग्राम के अंदर कितने मॉलिक्यूल हैं। अगर ये पता चल गया तो इलेक्ट्रॉन भी पता चल जाएगा। देखिए तो 1 ग्राम CO2 के अंदर कितने होंगे, 6.022 × 10⁻23 डिवाइडेड बाय 44। ये क्या हो गया, मॉलिक्यूल्स हो गए। कितने, 1 ग्राम CO2 के अंदर। अब मुझसे पूछ रहा है 0.22 ग्राम CO2 के अंदर बताइए। 0.22 ग्राम CO2 के अंदर देख लेते हैं दोस्तों। तो क्या करेंगे, 0.22 × 44 × 6, इसको अप्रॉक्सीमेट 6 लिख लेते हैं, इसको 10⁻23। अगर आप चाहें तो 6.02 पूरा ही लिख लीजिए। आप कहेंगे कुछ भी करते रहते हो। देखो दोस्तों इंटू 100 ये हो गया 2 और ये हो गया पावर 21। ठीक, और ये अप्रोक्सीमेटली काट दिया तो 3.011। तो ये कितना आ गया, 3.011 × 10⁻21 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। ये तो आ गए मॉलिक्यूल्स दोस्तों, ये क्या आ गए, मॉलिक्यूल्स। अब बच्चा जल्दीबाजी में कर देगा गड़बड़, लगा देगा ये ऑप्शन, हो गई गलती। मॉलिक्यूल तो आपसे पूछे ही नहीं, आपसे पूछा इलेक्ट्रॉन बताइए। इलेक्ट्रॉन देखिए 1 मॉलिक्यूल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन थे, 22। तो इतने मॉलिक्यूल के अंदर देखिए 1 मॉलिक्यूल 22 इलेक्ट्रॉन्स, तो 3.011 × 10⁻21 मॉलिक्यूल के अंदर अगर देखें कितने होंगे, 22 × 3 अप्रॉक्सीमेट जनरली इंटू 10⁻21। इसको अगर देखें तो 66 × 10⁻21 होगा। और अगर मैं इसमें पॉइंट को शिफ्टिंग करूं, जो कि आपको सिग्निफिकेंट फिगर में सिखाया था, ये 6.6 × 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे दोस्तों। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आया, आपका करेक्ट आंसर आया C। तो ये देखिए ये क्वेश्चन था बहुत इजी, बट इसमें 2 जगह बच्चों को फंसाने की कोशिश की गई। पहली जगह 22 ऑप्शन दिया। 22 क्यों दिया, बच्चा क्या करेगा, टोटल इलेक्ट्रॉन निकालेगा 1 मॉलिक्यूल में और आंसर बता देगा 22। ऑप्शन भी फर्स्ट है, तुरंत लगाएगा और आगे चल देगा, हो जाएगा सवाल गलत। सेकंड गलती क्या करेगा बच्चा, मॉलिक्यूल निकाल के छोड़ देगा, खाली टोटल मॉलिक्यूल्स निकाल के छोड़ देगा CO2 के, और वो सोचेगा कि आंसर आ गया, बट हकीकत में क्वेश्चन में पूछा होगा इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको यही सब चीज़ें ध्यान देनी है बस। थर्ड ऑप्शन सही है, फोर्थ ऑप्शन तो ऐसे ही टाइम पास के लिए दिया था। अगर आप ध्यान से सोचे फोर्थ ऑप्शन क्यों दिया था, देखिए फोर्थ ऑप्शन दिया था अगर कोई बच्चा
यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन की जगह 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता। और 4 क्यों लेता? वो ये सोच के लेता कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो गलती से अगर 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता तो उसका आंसर यहाँ 20 आ जाता। तो इस हिसाब से 4 ऑप्शन सेट किए गए थे कि बच्चा जहाँ जहाँ गलती कर सकता है वहाँ वहाँ हम गलती करवाएंगे। तो आपको यही सब बातें ध्यान देनी है कि गलती नहीं करनी है। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, एक बार नहीं 2 बार पढ़िए, अगर आपको समझ में नहीं आता है फिर उसके बाद उसमें अपने कंसेप्ट्स को अप्लाई कीजिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जिसका नंबर है 3rd। और इस क्वेश्चन में जनरली आपको एक हल्का सा कंसेप्ट को ध्यान देना है, और वो कोई कंसेप्ट कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है, बस छोटी सी बात है जो आपको यहाँ पे नोटिस करनी थी और कुछ नहीं था क्वेश्चन में। देखिए वो छोटी सी बात कौन सी थी? वो छोटी सी बात है, बस छोटी सी। देखिए इवोल्व एट एचटीपी। ओ एचटीपी, तो सबसे पहली एचटीपी क्या है, ये बस आपकी यही छोटी सी बात थी क्वेश्चन में। तो देखिए एचटीपी एक कंडीशन है दोस्तों, ठीक। उस कंडीशन में होता क्या है, प्रेशर आपका 1 atm होता है, टेम्परेचर आपका 273 केल्विन होता है। इस कंडीशन पे अगर हम मेज़र करते हैं वॉल्यूम किसी भी गैस का, ठीक, तो वो उसमें मोल के साथ एक रिलेशन होता है। 22.4 लीटर गैस जो है वॉल्यूम वो होता है 1 मोल के बराबर। ये चीज़ होती है एचटीपी कंडीशन पे, ये चीज़ होती है 22.4 लीटर इज इक्वल टू 1 मोल, ठीक, ये चीज़ थी। तो अब देखिए यहाँ कह क्या रहा है, अब ये कह रहा है कि हमें बताइए वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस का जो इवॉल्व यानी निकल रही है जब हम 0.9 ग्राम एल्युमिनियम को मेटल को डिसॉल्व कर रहे हैं एक्सेस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में। तो सबसे पहले आपको तो रिएक्शन आनी चाहिए, और ये रिएक्शन आपने पढ़ी भी है। बताइए कहाँ पढ़ी है दोस्तों? जी हाँ, बिल्कुल सही, 10th क्लास में आपने ये रिएक्शंस पढ़ी है और शायद एक्सपेरिमेंट भी किया होगा। कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं कैसी है इसकी रिएक्शन। एक बात तो सही है, रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस निकल रही है, उसने खुद कहा है रिएक्शन में हाइड्रोजन तो निकल ही रही होगी, और आप मेटल को डिसॉल्व कर रहे हैं किसमें? सल्फ्यूरिक एसिड में। तो देखिए मेटल आपका एल्युमिनियम Al, सल्फ्यूरिक एसिड आपका H2SO4, ठीक दोस्तों, रिएक्शन हुई मिक्स करने पे, ठीक। अब इसमें से देखिए आपका एक तो बनता है एल्युमिनियम सल्फेट जिसका फॉर्मूला होता है ये, ठीक, और इसके अंदर निकलती है हाइड्रोजन गैस। क्या निकलती है? हाइड्रोजन गैस यहाँ पे, इसीलिए इसको बोला गया इवॉल्व कर रही है। अब सबसे बड़ी बात ये है, इस रिएक्शन को पहले कर दीजिए बैलेंस। देखिए यहाँ बैलेंसिंग बहुत आसान है, तो आप कर सकते हैं। देखिए कैसे, कितने एल्युमिनियम है इधर प्रोडक्ट में? 2, तो इधर 2। अब देखिए, अब आप सोच रहे बैलेंस हो गई जी, एल्युमिनियम बैलेंस हुआ है, और अगर आपको लग रहा है कि हाइड्रोजन भी बैलेंस है, ठीक है मान लिया बैलेंस है, बट सल्फेट का क्या करें? सल्फेट तो बैलेंस नहीं है ना। देखिए सल्फेट यहाँ कितने हैं? 3, तो इधर कर दीजिए 3 सल्फेट। बट अब हाइड्रोजन डिसबैलेंस हो गया है, तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 6। हाइड्रोजन कितने हो गए? 6। तो यहाँ पे भी कितने कर दीजिए अब? 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ताकि हाइड्रोजन भी बैलेंस हो चुका है, अब एल्युमिनियम भी और सल्फेट भी आपका बैलेंस हो चुका है। तो ये आपकी एक केमिकली बैलेंस्ड रिएक्शन है। किसकी? जब मेटल को हमने सल्फ्यूरिक एसिड में डाल दिया है, ठीक, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डाल दिया है, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो एक चीज़ यहाँ से क्या समझ में आई हमें, हमने क्यों बैलेंस की रिएक्शन? हमने रिएक्शन को बैलेंस इसलिए किया ताकि हम ये देख सकें कि कितने मोल मेटल के रिक्वायर हैं, कितने मोल हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए। क्या कह रहा हूँ देखिए, यहाँ आपको दिखा 2 एल्युमिनियम रिक्वायर हैं 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन के लिए, ठीक। कहने का मतलब है देखिए 2 मोल एल्युमिनियम रिक्वायर है 3 मोल हाइड्रोजन के लिए, ठीक। अब एक बात बताइए, ये कितना एल्युमिनियम दिया है इसने? ओह, एल्युमिनियम तो वेट में दिया है 0.9 ग्राम। तो मैं क्या करूं, मुझे क्या चाहिए? मोल चाहिए। 0.9 ग्राम का मोल बनाइए, चलिए 0.9 ग्राम का मोल बनाइए। और ये है क्या? एल्युमिनियम है।
देखिए एल्युमिनियम का मोलर मास क्या है 27। तो मोल बनाने के लिए मैंने आपको बताया था क्या कीजिए, उसके मोलर मास से डिवाइड कर दीजिए। और ये भी क्या था, एक यूनिटरी मेथड था और कुछ भी नहीं था। तो देखिए 0.9 को 27 ग्राम पर मोल से डिवाइड कर देंगे, ग्राम ग्राम कट जाएगा और ये नीचे 10 आएगा और ये 1/30 क्या आ जाएगा 1/30 मोल आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1/30 मोल। अब देखिए 2 मोल एल्युमिनियम के लिए 3 मोल हाइड्रोजन थे, तो 1 मोल के लिए कितने चाहिए 3/2। ठीक है दोस्तों। अब हमारे पास 1 मोल एल्युमिनियम की नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है 0.9 ग्राम एल्युमिनियम। 0.9 ग्राम एल्युमिनियम में कितने मोल से 1/30 मोल से। तो यानी अब मुझे आंसर अपना 1/30 मोल के लिए निकालना है। ओके 3/2 इंटू 1/30 मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो इधर देखें तो ये आ जाएगा 10, तो ये आ जाएगा 1/20 मोल। 1/20 मोल, ध्यान से सुनिए क्या बोला मैंने 1/20 मोल। 1/20 मोल हाइड्रोजन, 1/20 मोल हाइड्रोजन बन रहा है। चलिए इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, शायद छोटा हो गया होगा, दिख नहीं रहा होगा आपको। तो देखिए मैंने आपसे ये कहा था कि जो 0.9 ग्राम था 27 ग्राम पर मोल से मैंने इसके मोल बना लिए थे, तो ये आ गया था 1/30 मोल एल्युमिनियम। ठीक, और 2 मोल एल्युमिनियम जो है वो 3 मोल हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहा है। तो 1/30 मोल एल्युमिनियम कितना हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा 3/2 इंटू 1/30। ये आ गया, ये आपका आ गया 1/20 मोल हाइड्रोजन। ठीक, अब देखिए 1 मोल हाइड्रोजन का एसटीपी पे वॉल्यूम कितना आएगा 22.4 लीटर। तो 1/20 मोल हाइड्रोजन का एसटीपी पे जो वॉल्यूम आएगा वो क्या आएगा इंटू 1/20। तो ये डिवाइड करोगे तो 1.12 लीटर आएगा आपका आंसर। तो आपका आंसर क्या आया, सी ऑप्शन आया आपका आंसर। तो ये क्वेश्चन था। तो देखिए इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं। पहली चीज़ थी आपको रिएक्शन आनी चाहिए और उसको बैलेंस करना आना चाहिए। सेकंड थिंग आपको ग्राम से मोल में सोचना आना चाहिए, बस और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। अगर आपने ग्राम से मोल में सोचना सीख लिया तो आपका सवाल यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। आई होप आपको सवाल क्लियर है। अगर आपको इसमें तब भी कोई प्रॉब्लम आ रही तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो चलिए बच्चों, अब हम चुके हैं 4th क्वेश्चन पे, जो कि हमारा लिमिटिंग रिएजेंट के बेस पे है। लिमिटिंग रिएजेंट क्या है ये मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। तो देखिए लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब क्या है, लिमिटिंग का क्या मतलब है, लिमिट यानी अब ये चीज़ इतनी है, इससे ज़्यादा आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। आप जो भी है कहते हैं ना लिमिट में गाड़ी चलाओ, यानी इससे ऊपर मत स्पीड इंक्रीज़ करो। ठीक, यहाँ पर भी मॉलिक्यूल्स में लिमिट है। तो मॉलिक्यूल्स में लिमिट किस चीज़ की, प्रोडक्ट फॉर्मेशन की। देखिए प्रोडक्ट फॉर्मेशन कब होगा, जब मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ेंगे। ठीक, केमिकल रिएक्शंस होगी तभी होगा मॉलिक्यूल का नया फॉर्मेशंस। तो वही चीज़ है। तो वो किस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि कितनी मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ रहे हैं। तो मॉलिक्यूल्स जुड़ रहे हैं तो चीज़ आपको दिमाग में आ रही होगी कि मॉलिक्यूल्स जुड़ रहे हैं, मतलब किससे रिलेट हो जाएगा वो धीरे धीरे मोल से रिलेट हो जाएगा। तो यानी किसके कितने मोल हैं उस चीज़ के बेस पे भी हम डिसाइड कर सकते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा। लेकिन कैसे, देखिए क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से एक बार क्वेश्चन को पढ़ लें तो आपको समझ में आ रहा होगा। पूछ रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट देखिए सारी ऑप्शंस अगर आप पढ़ लें तो उस सब में ऑप्शंस में एक ही तरह की रिएक्शंस है। कौन सी रिएक्शन है, कंबशन रिएक्शन। देखिए मीथेन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन यानी क्या है, कंबशन रिएक्शन है। तो एक रिएक्शन है, मतलब एक ही रिएक्शन है बट डेटा अलग अलग दे रहा है। कह रहा है 16 ग्राम ले लूँ, इसको 16 ले लूँ, अब क्या होगा, इसको 32 ले लूँ, इसको 16 ले लूँ, अब क्या होगा। तो वो यही पूछ रहा है, होगा तो कितना वो बनेगा, कितना वो नहीं बनेगा। तो ये सब आप कैसे निकालोगे, सब का सब आप निकालोगे मोल कंसेप्ट का यूज़ करके। कैसे, लिमिटिंग रिएजेंट को सोच के। तो कैसे सोचोगे, देखो मैं बताता हूँ, देखिए ध्यान से क्वेश्चन को।
तो सबसे पहले ये रिएक्शन है कंबशन की रिएक्शन है। तो आपको रिएक्शन लिख लेते हैं, आपने 10th क्लास में पढ़ी भी है कंबशन की रिएक्शन। देखिए मीथेन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, क्या देगा, CO2 और वाटर। रिएक्शन को बैलेंस कर दीजिए। चलिए अब कुछ तो काम आप भी कर सकते हैं ना जी। चलिए बैलेंस करिए, नहीं हो रही, चलिए मैं बता देता हूँ। देखिए मीथेन 4 हाइड्रोजन है, तो कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, तो यहाँ पे क्या कीजिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए हाइड्रोजन हो गए हैं 4, ध्यान से देख लीजिए, हाइड्रोजन हो गए हैं 4, लेकिन ऑक्सीजन देखिए इधर कितना हो गया 2 और 2 4, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। ये 1 मोल मीथेन का रिक्वायर है 2 मोल ऑक्सीजन का। देखिए सुनिए 1 मोल मीथेन है तो 2 मोल ऑक्सीजन चाहिए, तो 1 मोल CO2 बनेगा आपका और 2 मोल हाइड्रोजन बनेगा। ठीक, ये है आपका जो इस रिएक्शन से समझ में आता है मेरे। तो अब ये जो डेटा दिए इससे कैसे मैं समझूं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है 16 ग्राम मीथेन है, कितना, 16 ग्राम मीथेन है और 16 ग्राम ऑक्सीजन है। देखिए 16 ग्राम मीथेन 16 ग्राम ऑक्सीजन, पहले ऑप्शन में भी यही है, सेकंड ऑप्शन में देखिए 16 ग्राम मीथेन 16 ग्राम ऑक्सीजन, दोनों में यही है। तो अब मैं क्या करता हूँ 16 ले लेता हूँ, उससे मैं इन दोनों ऑप्शंस का पता कर लूँगा। देखिए तो कह रहा है 16 ग्राम मीथेन है, 16 ग्राम ऑक्सीजन है। ठीक, समझ में आ गया। अब ऐसा कीजिए दोनों के मोल्स बना लीजिए, क्योंकि जितने भी काम हम करेंगे सब मोल से करेंगे। तो मोल बना लीजिए। चलिए मीथेन का मोलर मास 16, ऑक्सीजन का मोलर मास, O2 का मोलर मास, ध्यान रखिए बच्चे ट्वाइस मत कीजिए यहाँ पे, O2 का मोलर मास कितना हुआ 32। वेरी गुड, तो ये आया 1/2 मोल्स। कितना, 1/2 मोल्स। अगर देखें ये 1/2 मोल्स और ये कितना आ गया 1 मोल्स, मतलब ये 1 मोल ये 1/2 मोल। अब देखिए यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, अब देखिए यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, कौन रिएक्शन को डिसाइड करेगा कि ये कितने मोल बनेंगे और ये कितने मोल बनेंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, देखिए अब मैं यहाँ पे मोल लिख देता हूँ ग्राम को हटा के, यहाँ मैं मोल लिख दिया ग्राम को हटा के, तो ये आपका हो गया 1 मोल और ये हो गया 0.5 मोल। अब आप खुद सोचिए ना, जब 1 मोल के लिए 2 मोल रिक्वायर है ऑक्सीजन गैस, यहाँ तो 2 मोल ऑक्सीजन है ही नहीं, तो जब है ही नहीं 2 मोल ऑक्सीजन, तो कैसे ये मीथेन कंबाइन हो पाएगा, कैसे ये मीथेन उन ऑक्सीजन से कंबाइन हो पाएगा जब उतनी ऑक्सीजन ही नहीं है। देखिए 1 मोल के लिए 2 मोल ऑक्सीजन चाहिए थी, 2 मोल ऑक्सीजन है ही नहीं, तो 1 मोल पूरा मीथेन कंबाइन हो पाएगा, कैसे नहीं हो पाएगा। तो कितना कंबाइन होगा मीथेन, वो ये डिसाइड करेगा। कैसे डिसाइड करेगा, देखिए 0.5 का, देखिए 2 का हाफ किया था तो क्या हुआ था 1, 2 का हाफ 1 आया था, तो अगर 0.5 का मैं हाफ करूं कितना आएगा 0.25 मोल। तो अब सोचिए, मान लीजिए यहाँ 1 मोल नहीं है, यहाँ 0.25 मोल अगर मीथेन होता तो पूरा का पूरा इस 0.5 मोल ऑक्सीजन से रिएक्शन कर जाएगा। क्या बोला मैंने, 0.5 मोल से रिएक्शन कर जाएगा। लेकिन यहाँ पे 1 मोल ज़्यादा है, ये चीज़ ज़्यादा है, तो यहाँ इतना मीथेन यानी 0.75 मोल मीथेन रिएक्शन नहीं करेगा, वो ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो यानी डिसाइड किसने किया, डिसाइड इसने किया कि कितना मोल मीथेन का रिएक्ट करेगा और प्रोडक्ट देगा। तो इसीलिए इसको कहा गया लिमिटिंग रिएजेंट। क्या कहा गया, लिमिटिंग रिएजेंट। और आप एक और तरीके से देख सकते हैं लिमिटिंग रिएजेंट को, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्री। नंबर ऑफ मोल इसके देखिए कितने थे 0.5, स्टोइचियोमेट्री का देखें तो 0.5/2 यानी 0.01, 0.025, और इसका देखेंगे तो 1, तो ये सबसे लेस होना चाहिए।
ये वैल्यू क्या आनी चाहिए, लेस आनी चाहिए। देखिए यहाँ ये वैल्यू लेस है, इसीलिए ये जो है ये वाला डेटा जो है 0.5 मोल O2 ये जो है यहाँ पर ये लिमिटिंग रिएजेंट की तरह बिहेव करेगा। तो अब अगर ये 0.5 मोल है तो सोचिए ये कितना बनेगा, CO2 और H2O कितना बनेगा। अब देखिए 2 मोल था तो 1 बनता था, 1 मोल होता तो ये 1/2 बनता। समझे बात को, 2 मोल होता तो ये 1 मोल बनता, 1 मोल होता तो 1/2 बनता। ठीक, तो 0.5 है तो कितना बनेगा, 1/2 इंटू 0.5 यानी 0.025 मोल्स बनेगा। ओ हो देखिए 2 मोल है तो 2 मोल बन रहा है, 0.5 मोल है तो कितना बन रहा है, 0.5 मोल ही बन रहा है। समझ गए। लेकिन आंसर तो मोल में नहीं दिया ना, आंसर तो देखिए ग्राम में दिया, 44 ग्राम, 36 ग्राम, 11 ग्राम, 9 ग्राम। तो क्या करते हैं, ग्राम बना लेते हैं। CO2 का मोलर मास 44। अब तो याद हो जाना चाहिए, 0.25 से अगर आप 44 की मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 11 ग्राम, यानी 11 ग्राम CO2 बनना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए ए ऑप्शन तो वैसे ही कट गया, 44 ग्राम CO2 बोल रहा है, गया, ये ऑप्शन हो सकता है। बट अभी H2O चेक कर लेते हैं, 0.5 मोल H2O बनना चाहिए। कितना, 0.5 मोल H2O बनना चाहिए। H2O का मोलर मास 18 ग्राम, ओके, और 0.5 मतलब उसका हाफ, तो यानी 9 ग्राम H2O। अरे वाह, आंसर तो आ गया। 11 ग्राम आपका CO2 बनेगा और 9 ग्राम आपका H2O बनेगा। ये था आपका करेक्ट आंसर। अब आप कह सकते हैं कि आपने बाकी 2 ऑप्शंस क्यों नहीं चेक किए। जी देखिए, मैंने बाकी 2 ऑप्शन इसलिए नहीं चेक किए पहले, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में कुछ सिमिलैरिटीज़ थी। कैसी, 16 ग्राम 16 ग्राम 16 ग्राम 16 ग्राम, यानी लिमिटिंग रिएजेंट की बात। तो यहाँ पर इसलिए मैंने सोचा क्या पता इनमें से कोई हो, जबकि मुझे पता नहीं था कि ये इनमें से हो सकता है। बट किस्मत, देखिए एक काम से 2 निशान है, इसीलिए दोनों ऑप्शन एक बारी में चेक हुए। इसलिए मैंने सबसे पहले इन ऑप्शनों को चेक किया। यहाँ क्यों किया, देखिए 32 ग्राम मीथेन, 16 ग्राम ऑक्सीजन, और 16 ग्राम मीथेन और 32 ग्राम ऑक्सीजन, यहाँ पे डेटा को रिवर्स टाइप कर रहा है। इसीलिए मैंने सोचा चलिए इनको बाद में देख लेंगे, पहले इनमें से चेक कर लेते हैं। इसलिए मैंने सबसे पहले यही लिया। आप चाहे तो इनको भी ले सकते हैं, नहीं तो मैं इनका भी आपको एक बता सकता हूँ कि इनमें कितना बनेगा, ये डेटा सही है गलत है। चलिए चेक कर लेते हैं कि ये डेटा सही दिए हैं गलत दिए हैं। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देख लेते हैं सी ऑप्शन भी, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि कैसे आपने ये सब करा दिया। तो चलिए अब थोड़ा स्पीड में करने की कोशिश करेंगे कि सी का आंसर क्या आएगा। चलिए अब निकालते हैं सी और डी ऑप्शन के लिए क्या आंसर आएगा, और उसमें भी क्या लिमिटिंग रिएजेंट हमेशा ऑक्सीजन ही रहेगा या कुछ और हो जाएगा, ये भी देखते हैं। तो देखिए रिएक्शन पहले लिख देते हैं। मीथेन का रिएक्शन हुआ ऑक्सीजन के साथ, तो आपको मिला CO2 और H2O, ये रिएक्शन मिल रहा था। अब देखिए 32 ग्राम मीथेन और 16 ग्राम ऑक्सीजन, यहाँ लिख देते हैं 32 ग्राम मीथेन 16 ग्राम ऑक्सीजन। ठीक है, वो कह रहा है 22 ग्राम CO2 बनेगा, 18 ग्राम H2O बनेगा। हमें निकालना है ये कितना बनेगा, ये कितना बनेगा। सीधी सी बात, अगर ये निकाल लिया तो ऑप्शन सेट हो जाएगा। तो देखिए 32 ग्राम मीथेन, 16 ग्राम, इसका क्या होता है मोलर मास, तो इसके कितने मोल हैं, 2 मोल्स हैं। ठीक है, इसके कितने मोल हैं, 16 ग्राम। ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है, 32 से डिवाइड करेंगे तो इसके मोलर मास कितना है, 0.5 मोल्स है इसके। ठीक, और हमें इसके और इसके निकालने हैं। तो अब यहाँ पर भी आप देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस अगर आप देखें तो ये देखिए यहाँ पर 2 मोल ऑक्सीजन रिक्वायर है। 2 मोल ऑक्सीजन जो है 1 मोल के लिए रिक्वायर, 1 मोल मीथेन रिक्वायर 2 मोल ऑक्सीजन टू फॉर्म CO2 एंड 2H2O। ठीक, ये बात है। तो अब आप सोचिए 0.5 मोल O2 तो पूरा यूज़ हो जाएगा, बट 2 मोल मीथेन यूज़ हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। 2 मोल मीथेन के लिए कम से कम 4 मोल ऑक्सीजन चाहिए, और यहाँ तो 4 मोल ऑक्सीजन है नहीं, तो क्या रिएक्शन नहीं होगी, होगी, लेकिन किस हिसाब से, इस ऑक्सीजन के हिसाब से। तो यहाँ पे भी लिमिटिंग रिएजेंट क्या है,
आपका ऑक्सीजन ही है। तो यानी तो इसका मतलब है कि आपका ऑक्सीजन यहाँ जब लिमिटिंग रिएजेंट है तो ये जो इसके मोल्स है ये डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो इसके 0.5 मोल, सुनिए ध्यान से, तो ये कितना बनेगा 0.5/2। कैसे? देखिए 2 मोल ऑक्सीजन, देखिए यहाँ पे 2 मोल ऑक्सीजन 1 मोल CO2 एंड 2 मोल H2O। तो जब 2 मोल ऑक्सीजन 1 मोल CO2 है तो 1 मोल ऑक्सीजन कितना है 1/2, तो 0.5 कितना होगा 0.5/2 मोल। ये आपका इतना CO2 आएगा। H2O कितना आएगा? H2O तो देखिए बहुत ही आराम से 2 मोल ऑक्सीजन, देखिए 2 मोल ऑक्सीजन प्रोड्यूस 2 मोल वाटर, तो 1 मोल ऑक्सीजन प्रोड्यूस 1 मोल वाटर, 0.5 मोल ऑक्सीजन प्रोड्यूस 0.5 मोल वाटर, तो वाटर कितना आएगा 0.5 मोल। अब देखिए 0.5/2 का अगर मैं CO2 के मोलर मास से मल्टीप्लाई करूँ यानी 44 से, देखिए 0.5/2 इंटू 44, तो ये इसका आ जाएगा ग्राम में, कितना ग्राम CO2 बना, तो कितना ग्राम आएगा 11 ग्राम CO2 आएगा। कैसे की मैंने कैलकुलेशन जी? कुछ नहीं है, 22 आएगा डिवाइड करने पे और 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 110 आएगा, पॉइंट लगेगा तो 11 ग्राम आएगा। ठीक इसी तरीके से अब वाटर का देखिए आप 0.5 मोल, 0.5 का मतलब क्या है 1/2 है, और मोलर मास क्या है वाटर का 18 ग्राम, तो 18 का हाफ कर दीजिए ना, आ जाएगा। 18 का हाफ किया तो 9 ग्राम। अरे ये तो वही वाली बात हो गई, कौन सी वाली? तो 11 ग्राम CO2 और 9 ग्राम H2O आया। आप भी हाँ बिल्कुल आया। क्यों आया ऐसा? देखिए ये तो वही आ गया, 16 ग्राम मीथेन लिया, 16 ग्राम ऑक्सीजन लिया, तब भी 11 ग्राम CO2 और 9 ग्राम H2O आ रहा था, अब भी वही आ रहा है। कैसे? अरे सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों, सोचो, देखो कैसे आपने मीथेन गैस बढ़ा दी कितनी 16 ग्राम, तब भी प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं बना, प्रोडक्ट अब भी उतना ही बन रहा 11 ग्राम और 9 ग्राम। लेकिन यहाँ पर इसने कहा कि नहीं प्रोडक्ट बढ़कर आ गया, इसीलिए आपका ये ऑप्शन गलत है। यही आप लॉजिक से भी सोच सकते थे, अगर आप इसको कर लिए तो लिमिटिंग रिएजेंट अगर जैसे मल्टीपल चॉइस होता, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन होता, तो भी आप इसको फास्टली सोच सकते थे। कैसे? देखिए अगर आपने ये ऑप्शन निकाल लिया तो आपको एक बात समझ में आ गई कि लिमिटिंग रिएजेंट ऑक्सीजन है, यानी 16 ग्राम ऑक्सीजन के लिए 16 ग्राम मीथेन नहीं चाहिए। 16 ग्राम ऑक्सीजन के लिए 16 ग्राम मीथेन की ज़रूरत नहीं थी, लगभग कितने ग्राम मीथेन की ज़रूरत थी? मुश्किल से 4 या 8 ग्राम की, है ना। लेकिन यहाँ तो ज़्यादा थी, तो अब उसमें मीथेन और बढ़ा दोगे तो कुछ हो थोड़ा ना जाएगा। देखो मीथेन बढ़ा दिया तो कुछ हो थोड़ा ना जाएगा, लेकिन इससे कह रहा है हो गया, ये ऑप्शन गलत है। अब देखिए ये ऑप्शन, हाँ इस ऑप्शन में देखिए यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट था आपका ऑक्सीजन, लेकिन अब वो ऑक्सीजन के मोल्स बढ़ा रहा है, ऑक्सीजन का वेट बढ़ा रहा है 32 ग्राम, तो ऑक्सीजन के मोल्स बढ़ा रहा है। इस ऑप्शन को एक बार चेक करते हैं एक बार कि क्या इसका आंसर सच में यही आएगा या अलग आ जाएगा। तो देखिए देखिए दोस्तों, अब कह रहा है 16 ग्राम ये, 16 ग्राम ये, पहले ये था 16-16 फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में, पर थर्ड ऑप्शन में क्या किया इसको बढ़ा दिया। इसको बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट अभी भी ऑक्सीजन था, तो ये जब भी 11 ग्राम और 9 ग्राम बना। तो देखिए अब इधर इसको बढ़ा दिया गया, 32 ग्राम कर दिया है। देखिए आप देखते हैं क्या होगा, अब भी क्या ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट होगा या कुछ और होगा, देखते हैं। देखिए ये मीथेन है, मीथेन कितना हो गया 1 मोल, इसका 1 मोल, ये 32 ग्राम, तो इसका मोल कितना हो गया 1 मोल। ठीक, अब देखिए वैसे तो 1 मोल के लिए 2 मोल O2 चाहिए, 1 मोल के लिए 2 मोल O2 चाहिए, पर 1 मोल O2 के लिए कितना चाहिए होगा? सिर्फ 0.5 मोल चाहिए होगा, यानी इसका 0.5 मोल इससे रिएक्ट करेगा और 0.5 मोल लेफ्ट रहेगा, रिएक्ट नहीं करेगा। किसका? मीथेन का। ठीक है, ये बात समझ में आ गई है। तो देखिए 2 मोल O2 प्रोड्यूस 2 मोल H2O, ये बात समझ में आई स्टोइचियोमेट्री से। तो यहाँ 1 मोल O2 बन रहा है, तो यहाँ पे कितना बनेगा 1 मोल H2O बनेगा। 1 मोल H2O का वेट कितना है 18 ग्राम। CO2 निकाल लेते हैं, चलिए CO2 देखिए, 2 मोल के लिए 1 मोल CO2 बन रहा है, 2 मोल के लिए 1 मोल CO2 बन रहा है, तो 1 मोल के लिए 1/2 मोल CO2 बनेगा,
1/2 मोल CO2 बनेगा। और 1/2 मोल कितना आएगा, 1/2 इंटू 44 22 ग्राम आएगा। अब हम आ गए अपने लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपने पढ़ा होगा कि इसमें क्या है। इस क्वेश्चन को आपने एक जगह और भी देखा होगा ज़रूर, बिल्कुल, प्रीवियस ईयर IIT क्वेश्चन में। तो आप लोगों ने जल्दीबाजी में शायद, मैं कह रहा हूँ शायद, आपने इसका आंसर 1/1 दिया होगा। कईयों के लिए ये बात बिल्कुल सही है और कईयों के लिए बिल्कुल ये बात गलत है। कईयों ने इसका आंसर 1/1 दिया होगा, पर ये आंसर नहीं है यहाँ पर दोस्तों। क्यों नहीं है जी? देखिए, मैंने ये क्वेश्चन आपके सामने क्यों रखा, जब ये प्रीवियस ईयर IIT में हुआ है जी। मैंने आपके सामने क्वेश्चन इसलिए रखा ताकि आप क्वेश्चन के आंसर्स को याद करके मत जाइए। बात को समझिए, आप क्वेश्चन के आंसर्स को याद करके मत जाइए, चाहे वो प्रीवियस ईयर में कीजिए या किसी भी बुक में कीजिए। क्यों? कि IIT जो है वो बहुत चालाक है। IIT के प्रोफेसर बहुत चालाक है, वो जानते हैं कि आप कहाँ से क्वेश्चंस पढ़ते हैं, कैसे क्वेश्चंस आपको कराए जाते हैं और कहाँ से आप क्वेश्चंस को करके आते हैं। वो क्या करते हैं, उन्हीं क्वेश्चन को मॉडिफाई कर देते हैं और ऑप्शंस वही रखते हैं जो आप पढ़ कर आए हैं। और इसीलिए आप धोखा खाकर सिर्फ क्वेश्चन को आधा अधूरा पढ़कर ऑप्शन लगा देते हैं। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़िए, देखिए कहीं उन्होंने कोई चालाकी तो नहीं कर दी है, कहीं उन्होंने कोई खेल तो नहीं खेल दिया है। तो देखिए, इसमें भी मैंने ऐसा ही किया है और मैंने इसमें छोटा सा खेल खेल गया आपके साथ, छोटी सी चालाकी कर दी आपके साथ। देखिए IIT में क्या क्वेश्चन आया था, मैं सबसे पहले वो बता देता हूँ आपको। IIT में क्वेश्चन आया था सेम अमाउंट ऑफ जिंक, वहाँ एक मेटल था, सेम अमाउंट ऑफ जिंक आर ट्रीटेड विद, सुनिए ध्यान से, आर ट्रीटेड विद एक्सिस ऑफ H2SO4, पहली चीज। और फिर दूसरा एक्सिस में NOH के साथ ट्रीट किया था। क्या कह रहा हूं मैं, IIT में क्वेश्चन आया था जिंक को ही H2SO4 के साथ ट्रीट किया गया था एक बार, और एक NOH के साथ ट्रीट किया गया था एक्सिस में, तब पूछा था हाइड्रोजन गैस के रेशियो। ठीक, लेकिन इस क्वेश्चन को देखिए मैंने उल्टा कर दिया है, इस क्वेश्चन को मैंने ट्विस्ट कर दिया है। इस क्वेश्चन में मैंने दो मेटल घुसा दिए हैं, जिंक एंड एल्युमिनियम, और दोनों को एक्सिस में ट्रीट किया जा रहा है, लेकिन किसके साथ, H2SO4 के साथ। अब मैं रेशियो पूछ रहा हूँ। अब आपने जल्दीबाजी में क्वेश्चन को पढ़ा नहीं होगा, तो आप लोगों ने इस क्वेश्चन को ये वाला समझकर 1/1 रेशियो दे दिया होगा। हो गया गलत आपका। इसीलिए कहता हूँ सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कीजिए, क्वेश्चन को समझिए कि वो क्या कह रहा है और आपसे पूछना क्या जा रहा है और आप निकाल क्या रहे हैं बैठ के। जब तक आप इन बातों को ध्यान नहीं देंगे, जब तक आप इन बातों को ध्यान नहीं देंगे, जब तक आप कितनी भी प्रैक्टिस कीजिए, कितना भी सवाल लगाइए, कितने भी मॉड्यूल लगाइए, कितने भी टेस्ट सीरीज कीजिए, कोई फ़ायदा नहीं। आपको क्वेश्चन को पढ़ना ही पड़ेगा। पहले क्वेश्चन को पढ़िए, उसको समझिए, उसके बाद उस पर कंसेप्ट अप्लाई कीजिए। ठीक, तो चलिए अब आपको मैं समझाता हूँ क्वेश्चन में क्या है और उसको कैसे करेंगे। चलिए, तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है सेम अमाउंट ऑफ जिंक, यानी सेम अमाउंट ऑफ जिंक का मतलब क्या है, यानी जिंक और एल्युमिनियम का जो मास है वो हमने लगभग बराबर लिया है। यानी अगर मैं 2 ग्राम जिंक ले रहा हूँ तो 2 ग्राम एल्युमिनियम लो, समझिए बात को। 2 ग्राम जिंक ले रहा हूँ तो 2 ग्राम एल्युमिनियम लो, 10 ग्राम जिंक ले रहा हूँ तो 10 ग्राम एल्युमिनियम लो। कहने का मतलब यही है, ट्रीट किया जा रहा है डाइल्यूट H2SO4 के साथ एक्सिस में। तो चलिए पहले जिंक की रिएक्शन लिख लेते हैं H2SO4 के साथ क्या होगी। ये आपने रिएक्शन पढ़ी है 10th क्लास में, क्या बनता है, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। अगर इस रिएक्शन को आप बैलेंस करने की सोचे तो देखिए रिएक्शन पहले से बैलेंस है, SO4 1 एक जिंक H2 बैलेंस। H2 यहाँ गैस है तो ये क्या हो जाएगी, इवॉल्व करेगी। ठीक है, इवॉल्व करेगी, तो वही कह रहा है वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इवॉल्व। ठीक है, तो H2 गैस है वो इवॉल्व करेगी। अब देखिए अगले में भी H2 ही इवॉल्व करेगी, लेकिन देखना है कितनी मोल इवॉल्व करेगी। ठीक, देखिए एल्युमिनियम, और ये रिएक्शन अभी मैंने आपको कराई थी, अगर आपको ध्यान हो तो क्या बनता है, एल्युमिनियम सल्फेट और 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक, 2 मोल ऑफ एल्युमिनियम। ठीक है दोस्तों, देख लो क्वेश्चन, देख लो आराम से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। देख लिया, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब देखिए वो क्या कह रहा है। अब वो ये कह रहा है कि वॉल्यूम बताइए कि कितना हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा।
कितना हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। तो अब देखिए बच्चे बड़े चालाक होते हैं, बच्चे बड़े चालाक कहते सर जी सेम मास है ना, सेम मास है ना, अगर ये 10 ग्राम तो ये भी 10 ग्राम होगा ना सर, ये तो कह रहे हो। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये कुछ भी होगा, x ग्राम आएगा तो ये 3x ग्राम आएगा, तो रेशियो देखो तो 1/3 आ गया, 1/3 लगा देगा। गलत, मैंने आपसे कितनी बार कहा गया, कितनी बार कहा, ऐसा नहीं करना है। जब तक आपको क्वेश्चन दिया है ग्राम में, जब तक आप क्वेश्चन को ग्राम से नहीं सोचना है, हमेशा मोल से सोचना है, हमेशा मोल से सोचना है। तो देखिए यही दो ऑप्शन इसलिए रखे थे 1/1 और 1/3। आया बच्चा और फंसा और गलत हो गया। 50% तो मैंने क्वेश्चन गलत करा दिया, 50% तो मैंने क्वेश्चन ही गलत करा दिया बच्चों का, इसीलिए इन दो ऑप्शन से। अब ये बचे दो ऑप्शन, अब इन दो ऑप्शन को कैसे चेक किया जाए, चलिए देखिए। ऐसा कर लीजिए कि जिंक 1 ग्राम ले रहे हैं, एल्युमिनियम भी 1 ग्राम, जिंक 1 ग्राम, एल्युमिनियम भी 1 ग्राम। देखिए इक्वल मास बोला ना, जिंक 1 ग्राम, एल्युमिनियम 1 ग्राम। जिंक का मोलर मास कितना है बताइए, जिंक का मोलर मास कितना है? 65, बिल्कुल सही। तो ये आ गया 1/65 मोल। ठीक, एल्युमिनियम का मोलर मास कितना है? 27, अभी पिछले क्वेश्चन में कराया था, भूल गए? तो ये आ गया 1/27 मोल। ठीक, ये तो आ गए जिंक और एल्युमिनियम के मोल। अब देखिए जिंक जब 1 मोल है, जिंक जब 1 मोल है तो कितने H2 दे रहा है? 1 मोल H2 दे रहा है। देखिए ध्यान से, जिंक जब 1 मोल है तो आपको 1 मोल H2 मिल रहा है। ठीक, सही है, बिल्कुल सही है। तो अगर जिंक यहाँ 1/65 मोल है तो आपको कितना मोल मिल रहा है? 1/65 मोल H2 मिल रहा है। किससे? जिंक से। ये तो समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया। ठीक, अब देखिए 1/27 मोल एल्युमिनियम कितना H2 देगा, ये है क्वेश्चन। देखिए 2 मोल एल्युमिनियम जो है वो 3 मोल H2 दे रहा है, तो 1 मोल एल्युमिनियम, 1 मोल एल्युमिनियम कितना H2 देगा? 1.5 मोल H2 देगा। कितना? 1.5 मोल H2 देगा। तो 1/27 मोल कितना H2 देगा? 1/27 मोल कितना H2 देगा? तो कितना देगा? 1/27 इंटू 1.5 मोल H2 देगा। तो यानी एल्युमिनियम से जो H2 आएगा वो आएगा 1/27 इंटू 1.5। ठीक, तो ये आ गया रेशियो आपका। अब देखिए यहाँ से रेशियो कैसे निकल जाएगा। ये जिंक ने इतने मोल H2 दिए और एल्युमिनियम ने इतने मोल H2 दिए। अब अगर मैं मोल का रेशियो निकाल दूं तो वही क्या आ जाएगा? वॉल्यूम का रेशियो आ जाएगा। तो मोल का रेशियो निकाल देते हैं दोनों का। तो चलिए, यहाँ जगह नहीं है तो मैं मिटा देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले बोला है जिंक, तो पहले जिंक के रखेंगे, फिर एल्युमिनियम बोला तो एल्युमिनियम का रखेंगे। जब मैं पहले जिंक का रेशियो रखूँगा तो देखिए जिंक का जो मोल रेशियो है, पहले जिंक फिर नीचे रखूँगा एल्युमिनियम। जिंक का आ जाएगा 1/65 मोल H2 और एल्युमिनियम का देखिए क्या आएगा? 1/27 इंटू 1.5। तो अब अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, पॉइंट हटेगा, 10 ऊपर जाएगा। तो अब इसको देखिए 2 5 जा 10, ठीक, और 3 5 जा 15। देखिए ध्यान से, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15 और 27 को डिवाइड करेंगे तो 9, और ये 9 ऊपर जब मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा? 18/65। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 18/65। क्या आ जाएगा? 18/65। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। अब देखिए ये तीनों ऑप्शन बहुत कंफ्यूजिंग थे, अलग अलग तरीके से आपको कंफ्यूज करने के लिए तीनों ऑप्शन सेट किए गए थे। अब देखिए 2/3 किसका आ सकता था? 2/3 देखिए कैसे आ जाता, किसी भी लड़के का 2/3 कैसे आ जाता। देखिए मैं बता देता हूँ वो क्या करता, वो ये गलती कर सकता था। क्या गलती कर सकता था वो? देखिए वो ये गलती करता, वो गलती से अगर ग्राम सेम अमाउंट बोला है ना, वो ये समझ लेता कि सेम मोल है। अगर वो ये समझ लेता कि सेम मोल है तो मोल समझ लेता अगर वो सेम, तो जिंक के कितने मोल आते हैं उसके आंसर से 1 मोल H2 आता है उसका।
और एल्युमिनियम से फिर उसके कितने मोल H2 आते हैं, उसके आते 3/2 मोल H2 आते हैं। और फिर जब वो इनका रेशियो निकालता तो देखिए क्या आता, 1/3/2 करता तो उसका रेशियो आ जाता 2/3। यहीं से वो क्वेश्चन हो जाता उसका गलत। तो सेम अमाउंट बोला उसने, देखिए क्या बोला, सेम अमाउंट बोला। देखिए अमाउंट बोला है, अमाउंट मतलब ग्राम, मतलब ग्राम। आपको क्वेश्चन ग्राम से ही सोचना है, आपको मोल नहीं सोचना है। सेम अमाउंट का मतलब ग्राम है। ठीक, बस इतना सा इस क्वेश्चन में था। आई होप आपको अच्छी लगी होगी मेरी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप जैसे कई और बच्चे भी हेल्प हो सके। ओके, तो अगला जो वीडियो होगा मेरा वो होगा सॉल्यूशन चैप्टर पे, यानी मोल कंसेप्ट चैप्टर का थोड़ा और एडवांस लेवल हम शुरू करेंगे कि कैसे कैसे अब मोल कंसेप्ट का एप्लीकेशन बढ़ता चला जाएगा। लेकिन आप याद रखिए, आपको डरना नहीं है, आपको मोल कंसेप्ट को सिर्फ सीखना है, आपको सिर्फ कुछ बातें याद रखनी है और यूनिटरी मेथड पे जितना हो सके उतना काम कीजिए। इस मेथड को जितना अच्छा आप काम करेंगे, जितना इस पे आप सीखेंगे, जितना काम करेंगे, उतना ही आपका स्किल्स, न्यूमेरिकल स्किल्स बहुत अच्छी होती चली जाएगी। जैसे जैसे आप न्यूमेरिकल्स करते जाएंगे वैसे वैसे आपको समझ में आ जाएगा। यूनिटरी मेथड लगभग हर जगह मोल कंसेप्ट में आपकी मदद करता रहेगा। मोल कंसेप्ट के आगे वाली जितनी भी फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स है, जनरली हर जगह आपको ये यूनिटरी मेथड बहुत हेल्प करता चल जाएगा। बस ज़रूरत है कि आप वहाँ लगा कैसे पाएंगे उन चीज़ों को, बस यही बात मायने रखती है और कोई बात मायने नहीं रखती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को पूरा देखिए, कुछ ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ताकि मैं अपनी वीडियो को थोड़ा और इम्प्रूव कर सकूँ। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी।